हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की नेक्स्ट क्लास नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, जो कि आने वाले एएलपी और टेक्नीशियन और रेलवे के अन्य सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले ओवरव्यू दिखा देते हैं, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा इस क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टेस्ट क्वेश्चन रहेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है ना। उसके आगे फिर देखेंगे चिकित्सा विज्ञान संबंधित जो इम्पोर्टेंट खोज है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मिश्र धातु और उनके घटक हैं जो देखेंगे। ठीक है ना। तो मिश्र धातु और उनके घटक से संबंधित जो कुछ पॉइंट है और क्वेश्चन है सभी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वनस्पति विज्ञान से संबंधित आपको वन लाइनर क्वेश्चन है ये देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित संक्षेप और कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। फिर उसके आगे संभावित प्रश्न जो कि आपको प्रीवियस ईयर की सभी क्वेश्चन है तो इसको भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एमसीक्यूज आएंगे जो कि आपको टोटल एमसीक्यूज की संख्या लगभग 20 रहेंगे। ठीक है ना, 20 से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही रहेंगे लेकिन 20 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, तो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू, तो आपको पूरे क्लास में ये अच्छे खासे पैकेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो साइंस के लिए साइंस में इसमें आपको कंप्यूटर भी आपको शामिल हो जाता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और रिवीजन भी करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें कि इस क्लास का आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का क्वेश्चन है सबसे पहले टेस्ट क्वेश्चन। तो टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ठीक है ना, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी ये बताना है। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा और इसका आपको आंसर पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान से संबंधित जो खोज हुआ है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आयरन लंग्स। ठीक है ना, आयरन लंग्स है उसका खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो खोज किया गया था फिलिप ड्रिंकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है ना, फिलिप ड्रिंकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा खोज किया गया किसका? आयरन लंग्स का। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन जिसका खोज किया गया था बैक्समैन के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्समैन के द्वारा इसका खोज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कुष्ठ रोग का जो जीवाणु है इसका खोज किसके द्वारा किया गया? तो हैंसन नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, कुष्ठ रोग जीवाणु। ठीक है ना, कुष्ठ रोग जीवाणु है जिसका खोज हैंसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कीटाणु सिद्धांत। ठीक है ना, कीटाणु का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा खोज किया गया? तो लुई पास्चर के द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डिप्थीरिया रोग। ठीक है ना, डिप्थीरिया जो रोग है इसका खोज किया गया था क्लेब्स एवं लोफलर। ठीक है ना, लोफलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था किसका? डिप्थीरिया रोग नामक जो खोज किया गया था उनका। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो विकासवाद का जो सिद्धांत है ये दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है ना, चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया गया, जबकि उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोशिका की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज जो है वो लुबेन हाक के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है भारत में हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो ये इनके जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था बी वेणुगोपाल। ठीक है ना, बी वेणुगोपाल थे। ठीक है ना, तो भारत में हृदय प्रत्यारोपण किनके द्वारा किया गया था? तो बी वेणुगोपाल राव के द्वारा किया गया था। सॉरी, बी वेणुगोपाल सिर्फ है। ठीक है ना, राव नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी की खोज किसके द्वारा किया गया? तो रोनाल्ड रास के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, मलेरिया परजीवी जो मलेरिया परजीवी है उसका खोज किया गया था रोनाल्ड रास के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है वायरस जिसे विषाणु बोलते हैं उसका खोज किसके द्वारा किया गया? तो इवानोवस्की के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, इवानोवस्की के द्वारा वायरस यानी विषाणु की खोज किया गया। नेक्स्ट है ओपन हार्ट सर्जरी का जो आविष्कार किया गया वो किसके द्वारा? तो बाल्टन लीलेहल के द्वारा। ठीक है ना, बाल्टन लीलेहल। ठीक है ना, बाल्टन लीलेहल नामक जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा ओपन हार्ट सर्जरी किया गया था। चलिए नेक्स्ट है क्लोनिंग तकनीक। ठीक है ना, क्लोनिंग तकनीक है जिसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो इयान बिल्कुट। ठीक है ना, इयान बिल्कुट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था क्लोनिंग तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट है परिस्थितिकी जो शब्द है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? तो रिटर नामक के द्वारा। ठीक है ना, रिटर नामक वैज्ञानिक थे उनके द्वारा दिया गया था। और परिस्थितिकी तंत्र जो है ये किसके द्वारा शब्द गढ़ा गया था? तो A.G. टांसले। ठीक है ना, A.G. टांसले हैं। ठीक है ना, टांसले, इसका नाम लिख देता हूँ टांसले। ठीक है ना,
टांसले, ठीक है ना, एजी टांसले के द्वारा क्या दिया गया था, पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द है वो सबसे पहले गढ़ा गया था, किसके द्वारा, एजी टांसले के द्वारा, जबकि पारिस्थितिकी नामक जो शब्द है वो रीटर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये सभी को आप रिवीजन करते रहिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है टॉपिक आपका मिश्र धातु एवं उनके घटक, यानी मिश्र धातु बने और उसके घटक किससे बने हैं इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो 5-6 कर करके रोज देखेंगे तो आपको ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है ना, तो मिश्र धातु से संबंधित सबसे पहले देखते हैं डच धातु। ठीक है ना, तो डच धातु जो है वो किसके मिश्रण से बना हुआ है, किसका घटक है, तो तांबा और जस्ता का। ठीक है ना, तांबा और जस्ता के मिश्रण से बना होता है कौन, डच धातु। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरे लूमिन। ठीक है ना, ड्यूरे लूमिन जो है ये किससे बना होता है, तो एल्युमिनियम, तांबा और मैग्नीशियम से बना होता है। ठीक है ना, ड्यूरे लूमिन जो है किससे बना होता है, तो एल्युमिनियम, तांबा और मैग्नीशियम से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गन धातु। ठीक है ना, तो गन धातु किससे बनता है, तो तांबा, टीन और जस्ता के मिश्रण से बना होता है कौन, गन धातु। ठीक है ना, तांबा, टीन और जस्ता से बना होता है गन धातु। ठीक है, नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। ठीक है, जर्मन सिल्वर जो कि तांबा, जस्ता और निकल से बनता है, तांबा, जस्ता और निकल से। ठीक है ना, तो गन धातु और जर्मन सिल्वर में सिर्फ जो अंतर आता है, किसका अंतर आता है, इसमें टीन है और इसमें निकल है। ठीक है ना, तो इसको आप कंफ्यूज ना कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है मैग्लेनियम। ठीक है ना, मैग्लेनियम जो है वो किसके मिश्रण से बना है, तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से। ठीक है ना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के मिश्रण से बना होता है। ठीक है ना, मिश्रण से बना होता है क्या होता है, मैग्लेनियम। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है मोनल धातु। मोनल धातु जो बना होता है तांबा, निकिल और लोहा के मिश्रण से बनता है क्या, मोनल धातु। ठीक है ना, मोनल धातु जो तांबा, निकिल और लोहा से बनता है। ठीक है, तो ये सभी को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वनस्पति विज्ञान से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है थियोफ्रेस्टस। ठीक है ना, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वैसा पौधा जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं होता है, यानी कि वैसा पौधा जिसमें पुष्प और बीज नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, अपुष्पी पौधा बोलते हैं। ठीक है ना, क्रिप्टोगैमस बोलते हैं। ठीक है ना, क्रिप्टोगैमस जिसे बोलते हैं अपुष्पी पौधे, यानी कि नहीं उसमें पुष्प होता है और नहीं बीज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पादप जगत में सबसे बड़ा समूह जो होता है वो किसका होता है, तो थैलोफाइटा का होता है। ठीक है ना, तो पादप जगत में सबसे बड़ा समूह किसका होता है, थैलोफाइटा का। नेक्स्ट है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, फाइकोलॉजी कहते हैं शैवालों का अध्ययन को। ठीक है ना, जबकि कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। तो अनुसंधान कार्य में किसका प्रयोग करते हैं, तो क्लोरेला शैवाल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, कोई अनुसंधान जो कार्य होता है ना उसमें। ठीक है ना, चलिए किसका प्रयोग होता है, क्लोरेला शैवाल का। नेक्स्ट है माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिका। ठीक है ना, माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिका नामक जो शैवाल है वो स्वच्छ जल को क्या करता है, दूषित करता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा शैवाल है जो स्वच्छ जल को दूषित करता है, तो माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिका नामक जो शैवाल है ये करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो ये होता है काइटिन की। ठीक है ना, किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो कवकों का कोशिका भित्ति जो है वो किसका बना होता है, तो कवकों की कोशिका भित्ति जो होता है वो काइटिन का बना होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कवकों में संचित भोजन, ठीक है ना, के रूप में रहता है, यानी कवकों में जो संचित भोजन रहता है वो किस रूप में रहता है ये बताना है। तो ग्लाइकोजन और तथा वसा के रूप में संचित रहता है। ठीक है ना, तो कवक में जो भोजन संचित रहता है ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में संचित रहता है। चलिए नेक्स्ट है विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विषाणु का जो आकार होता है वो सामान्यतः कितना होता है, तो 0.015 से लेकर के 0.2 माइक्रोन के बीच में होता है। ठीक है ना, 0.015 से लेकर के 0.02 तक। ठीक है ना, 0.02 तक इसका जो होता है क्या होता है, साइज होता है किसका, विषाणु का होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले OLE। ठीक है ना, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है ना, एम्बेडिंग इसका पूर्ण रूप होता है, किसका होता है, OLE का, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग इसका पूर्ण रूप होता है। चलिए नेक्स्ट है SQL। ठीक है ना, SQL का पूर्ण रूप होता है स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है ना, स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है इसका पूर्ण रूप होता है किसका, SQL का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
वीडियो का पूर्ण रूप होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, ठीक है ना। वीडियो VDU का पूर्ण रूप होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका पूर्ण रूप होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है WAN, ठीक है ना। WAN का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है ना, नेटवर्क, ठीक है ना। वाइड एरिया नेटवर्क होता है किसका, WAN का, और LAN होता है इसका, होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है WWW, ठीक है ना, जिसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। WWW का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो ये था कंप्यूटर से संबंधित संक्षेपण, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं ओवन लाइनर जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। तो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो बेंगलुरु में, ठीक है ना। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रोग्राम की जो सूची होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे मेनू कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेनू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है CPU का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU का पूर्ण रूप। नेक्स्ट है WWW का पूर्ण रूप क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसका पूर्ण रूप अभी ऊपर भी आया था, ठीक है। ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रोग्रामन हेतु, ठीक है ना, प्रोग्रामन हेतु विकसित प्रथम भाषा जो था वो कंप्यूटर का वो कौन था, तो फोरट्रान था, ठीक है ना। फोरट्रान नामक भाषा था, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो भाषा था प्रोग्रामन हेतु विकसित किया गया था वो कौन था, फोरट्रान था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है DOS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो DOS का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है फाइल रिकॉर्ड्स का संग्रह होता है, जो फाइल होता है किसका संग्रह होता है, तो रिकॉर्ड्स का संग्रह होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कंप्यूटर पर आधार बाइनरी संख्या पद्धति जो कि 0 और 1 है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का जो आधार है वो क्या होता है, बाइनरी संख्या होता है, ठीक है ना। बाइनरी संख्या पद्धति पर कंप्यूटर काम करता है, और बाइनरी संख्या के अंतर्गत कौन कौन से अंक आते हैं, तो 0 और 1 आता है, ठीक है ना। यानी कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 को ही सिर्फ पढ़ पाता है, ठीक है ना, 0 और 1 को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बाइनरी संख्या किसे बोलते हैं, तो 0 और 1 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 1 बाइट में होते हैं 8 बीट्स के बराबर होता है, यानी 1 बाइट बराबर क्या होता है, 8 बीट्स होता है, तो ध्यान रखेगा इसे, ये बहुत बार आपको एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। 1 बाइट बराबर 8 बीट्स होते हैं। नेक्स्ट है 1 KB बराबर क्या होता है, तो 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है, ठीक है ना। तो 1 KB, ठीक है ना, किलो बाइट जिसे बोलते हैं, तो 1 KB बराबर क्या होता है, 1024 बाइट होता है, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है संभावित प्रश्न जो भी है, जो कि अभी सभी के सभी ये जो क्वेश्चन है ना, यह भी सभी आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसे संभावित प्रश्न में रखे हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं इसको, वन लाइनर है, इसे भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, राइजोबियम, ठीक है ना। राइजोबियम किस पौधे के जड़ में पाई जाती है, तो बताना है, ठीक है ना। तो राइजोबियम जो है, राइजोबियम किस पौधे के जड़ में पाई जाती है, तो दलहनी के पौधे में पाया जाता है राइजोबियम, ठीक है ना। राइजोबियम किस में पाया जाता है, तो दलहनी पौधे में पाया जाता है, जो दाल वाले पौधे जैसे मसूर, चना, इसमर के पौधे में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आवर्त सारणी में 30 किसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट जो परमाणु क्रमांक वाले हैं ये भी आपको धीरे धीरे टॉपिक लाएंगे, जिसमें 5 और 6, 5 या 10 करके रोज देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो आवर्त सारणी में 30 जो है वो किसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर है, तो यह होता है जिंक का, ठीक है ना। जिसका सूत्र क्या होता है, जिसका संकेत होता है क्या, Zn होता है, ठीक है ना। Zn इसका संकेत होता है जिंक का, और इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना है, तो 30 है। चलिए नेक्स्ट है मछली, मोर तथा मेढक में से किस जंतु के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है ना। 4 कोष्ठक होते हैं, तो इसमें किसमें जो है मछली, मोर, मेढक में से कौन से जंतु है जिसमें 4 कोष्ठक होते हैं, तो यह मोर में होता है, ठीक है ना। तो मोर में कोष्ठकों की संख्या कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब होता है, ठीक है ना। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब। नेक्स्ट है आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, ठीक है ना। तो आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, ठीक है। तो आप क्लास यदि पढ़े करते रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिवीजन आपको खुद ही होते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा जो क्वेश्चन रहता है वो रिपीटेड रहता है, ठीक है ना। क्या कि पूछते ही रिपीटेड, तो रिपीटेड ही रहेंगे वो, ठीक है ना। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत सारे रिवीजन आपको यहीं होते चला जाएगा और नया भी सीखने को मिलते चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मालपीघियन नलिका, ठीक है ना। मालपीघियन नलिका किस में पाई जाती है, ठीक है ना। तो मालपीघियन जो नलिका है वो किस में पाया जाता है, तो यह आर्थ्रोपोड में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, आर्थ्रोपोड में। नेक्स्ट है सबसे कम भेदन क्षमता किसका होता है, तो अल्फा कण का, ठीक है ना। सबसे कम भेदन क्षमता किसका होता है, तो अल्फा कण का सबसे कम होता है। नेक्स्ट है किस मिट्टी में कण का आकार सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटा कण जो होगा वो किस में होगा, चिकनी मिट्टी में, तभी तो यह चिकना रहता है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा यानी कि बिल्कुल छोटा छोटा कण रहता है, इसीलिए क्या होता है, यह चिकना होता है।
तो सबसे मिट्टी कौन सी मिट्टी है जिसमें कण जो है सबसे छोटा होता है, तो चिकनी मिट्टी में होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चीन ने कृत्रिम सूर्य जिसका नाम HL-2M किस विधि के द्वारा विकसित किया गया, यानी कृत्रिम सूर्य बनाया गया चीन के द्वारा, तो कौन सी विधि के द्वारा बनाया गया, तो यह बनाया गया था नाभिकीय संलयन के विधि के द्वारा, ठीक है ना, नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना, पालक में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है वसा का अधिकांश पाचन कहाँ होता है, तो वसा जो होता है उसका अधिकांश जो पाचन है वो कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, ठीक है ना, तो वसा का अधिकांश पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है, ठीक है ना, तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी रक्त वाहिका होती है वो कौन है ये बताना, तो केशिका होता है, ठीक है ना, कैपिलर्स जिसे बोलते हैं उसे केशिका कहते हैं, ठीक है ना, केशिका जो होता है मानव शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका होती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसे। तो ये था संभावित प्रश्न जो कि वन लाइनर था, इसे भी आप रिवीजन करते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं MCQ क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग भी। चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस जीव में केंद्रीकीय DNA, ठीक है ना, किस जीव में केंद्रीकीय DNA के एक पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है, ठीक है ना, यानी किसी जीव में केंद्रीकीय DNA जो होता है उसके एक पूर्ण सेट को क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है। और सभी क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछा हुआ है ये देखिए, है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन D, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, जीनोम कहते हैं, क्या बोलते हैं, जीनोम, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो किसी जीव में केंद्रीकीय DNA के एक पूर्ण सेट को जीनोम कहते हैं, क्या वो कहते हैं, जीनोम कहते हैं। इसके तहत DNA में उपस्थित 4 तत्व एडिनिन, गुआनिन, साइरोसिन तथा थाइमिन के क्रम का जो है पता लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके तहत DNA में उपस्थित जो होते हैं कितने होते हैं, 4 तत्व होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो एडिनिन होते हैं, गुआनिन होते हैं, साइरोसिन होते हैं और थाइमिन होते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा पॉइंट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न जीनेटिक्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो किन्हें कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन C, ठीक है ना, ऑप्शन C यानी ग्रेगर मेंडल को कहते हैं, क्या बोलते हैं, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कहते हैं ग्रेगर मेंडल को। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि मेंडल के द्वारा, ठीक है ना, मेंडल के द्वारा यानी ग्रेगर मेंडल के द्वारा उन्होंने मटर के पौधे पर कार्य किया था तथा वंशानुक्रम, ठीक है ना, वंशानुक्रम के मूलभूत जो नियम है, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना, उनकी खोज किया था, यानी मूलभूत जो वंशानुक्रम है उसका मूलभूत जो नियम है उसका जो खोज किया गया था किस पौधे से किया गया था, तो मटर के पौधे पर कार्य करके किया गया था। और किसके द्वारा किया गया, तो ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, किस पौधे से हुआ था, ये भी कभी कभी प्रश्न आपको आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा, ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है वो किसने गढ़ा था ये बताना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन D, ठीक है ना, ऑप्शन D यानी कि जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे के द्वारा यह शब्द गढ़ा गया था प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1839 ईस्वी में, ठीक है ना, 1839 ईस्वी में जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। उन्होंने सजीव कोशिकाओं के लिए किया था, किसके लिए किया था, तो सजीव कोशिका के लिए किया था, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य भी कहा जाता है, ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य भी कहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक सहित कोशिका के सभी भाग मिलकर प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं, ठीक है ना। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक सहित कोशिका के सभी भाग जो मिलकर हैं उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो सभी पॉइंट को आप याद रखते चलिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है संयोजी उत्तक से निकलते हैं, ठीक है ना, संयोजी उत्तक जो है वो किससे निकलते हैं ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, ठीक है ना, ऑप्शन C यानी कि मध्य जनस्तर या मेसोडर्म से निकलता है, क्या निकलता है, संयोजी उत्तक, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रारंभिक भ्रूण में एक्टोडर्म और एंडोडर्म स्तरों के बीच में, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होता है क्या, मेसोडर्म या मध्य जनस्तर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच में होता है। मेसोडर्म या मीसोडर्म से ही संयोजी उत्तक का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो मीसोडर्म से निर्माण होता है, ठीक है ना, मीसोडर्म से क्या निकलता है, संयोजी उत्तक का निर्माण होता है, ठीक है ना। और मीसोडर्म किसके बीच में रहता है स्थित, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में स्थित रहता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोल रहा है अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिनमें एक जीव विभाजित होने पर 2 जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है, यानी इसे क्या कहते हैं ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि बाइनरी विखंडन उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी विखंडन। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाले जो अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 जीव उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, 2 जीव उत्पन्न होते हैं और उससे क्या बोलते हैं, तो बाइनरी विखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी विखंडन कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोल रहा है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड जो घूर्णन है वो किससे मापी जाती है। ठीक है ना, प्रति सेकंड जो घूर्णन है वो किससे मापते हैं, यानी कौन सी यंत्र से मापा जाता है ये बताना है। या दूसरे टाइप की ये भी क्वेश्चन बनता है कि एक घूर्णनी फ्लाई व्हील का आरपीएम जो है वो किसके द्वारा नापा जाता है ये बताना है। ठीक है ना, तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, अलग अलग टाइप अलग अलग चेंज करके शब्द को पूछा जाता है। ठीक है ना, तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, तो किससे मापते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा यह मापा जाता है। ठीक है ना, तो एक उड़ते हुए चक्का या जो फ्लाई व्हील जिसे बोलते हैं उसका प्रति सेकंड जो घूर्णन है या आरपीएम है वो स्ट्रोबोस्कोप से मापते हैं। ठीक है ना, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड जो घूर्णन है वो स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, बैरोमीटर से क्या मापते हैं, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, तो वायु का वेग मापते हैं। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। ठीक है ना, तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता। ठीक है, तो सभी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोल रहा है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना है ये बताना है। तो उसका द्रव्यमान आपको निकालना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा पृथ्वी की सतह पर जो भार होता है यानी जो वेट होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले वेट बराबर क्या होगा, यानी कि भार बराबर क्या होगा, तो m गुना g। ठीक है ना, mg यानी कि मास गुने गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना, स्मॉल g। ठीक है ना, चलिए तो वेट जो आपको दे दिया है वो भार दे दिया कितना 29.4 न्यूटन आपको ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है ना, मास यानी कि द्रव्यमान आपको निकालना है और स्मॉल जी का जो मान होता है कितना होता है 9.8 होता है। ठीक है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड होता है ना, तो 9.8 हो गया। ठीक है ना, चलिए अब इसको निकाल देते हैं। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि m बराबर हो जाएगा 29.4 भागा हो जाएगा कितना 9.8। ठीक है ना, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 98 गुना कितना कट जाएगा 3 बनाती ना, 9 और 8 24 यानी कि 294 यानी कितना हो जाएगा 3 kg। ठीक है ना, तो इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 kg हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा तो भार बराबर क्या होता है m गुना g, आप ध्यान में रखिएगा, इसके बाद आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोल रहा है एक बल 0.5 kg के पिंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का जो मान होगा वो क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि एक बल 0.5 kg के पिंड में 10 मीटर प्रति सेकंड के का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है ना, तो बल का मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसको बनाने के लिए सीखते हैं। ठीक है ना, तो न्यूटन के द्वितीय गति के नियमानुसार जो बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यानी F बराबर, ठीक है ना, यानी बल बराबर क्या होता है ma। ठीक है ना, ma होता है यानी कि मास इंटू त्वरण। ठीक है ना, चलिए तो बल का मान निकाल लेते हैं। तो आपको दे दिया मास कितना दे दिया आपको, यानी कि केजी में दे दिया कितना 0.5। ठीक है ना, और आपको त्वरण कितना दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसे गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना 5। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 5 न्यूटन, यानी बल का मात्रक जो होता है क्या होता है न्यूटन। ठीक है ना, तो 5 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। तो ध्यान रखिएगा न्यूटन के दूसरा नियम के अनुसार क्या होता है बल बराबर क्या होता है, बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है मास गुने त्वरण। ठीक है ना, मास गुने त्वरण यानी कि m गुना ए, F बराबर m गुना ए, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोल रहा है एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो इसका जो भार है वो चंद्रमा पर क्या होगा ये बताना है। ठीक है ना, तो जो चंद्रमा पर जो भार होता है वो क्या होता है, आपको पहले भी बता चुके हैं कि चंद्रमा पर जो भार होता है चंद्रमा, ठीक है ना, चंद्रमा
पर जो भार होता है वो क्या होता है, तो पृथ्वी का कितना होता है, 1/6 के बराबर होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी पर कितना है, उसका कितना 600, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा 1/6 यानी कितना 100 न्यूटन, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चंद्रमा पर जी का जो मान है पृथ्वी के जी के मान का कितना होता है, 1/6 होता है, अतः चंद्रमा पर जो भार होगा वो पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। अतः इस प्रकार से इस सूत्र पर आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोल रहा है क्या, 10 में बोल रहा है कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है, ठीक है ना, कोई वस्तु जो है वो अधिकतम भारशील हो जाती है, तो कहाँ पर सबसे अधिक भारशील होता है वह वस्तु, ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि निर्वात में। तो कोई वस्तु निर्वात में अधिकतम भारशील हो जाती है यानी कि अधिकतम भार के होते हैं, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी वस्तु का भार, भार मतलब क्या होता है, m गुना g, ठीक है ना, यानी मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है ना। वस्तु का उत्क्षेपण बल कार्य करने की दशा में आभासी भार कम हो जाता है, ठीक है ना। निर्वात में कोई उत्क्षेपण बल न लगने के कारण, यानी कोई भी बल जो है वो नहीं लगता है, इसके कारण भार जो है वो क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है ना। तो किस में होता है, निर्वात में सबसे अधिक होता है कोई भी वस्तु का भार। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोल रहा है न्यूटन प्रति केजी मात्रक है, तो किसका मात्रक है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी किसका, त्वरण का, ठीक है ना, किसका है, त्वरण का। त्वरण का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति केजी होता है। त्वरण एसआई पद्धति का मात्रक है, ठीक है ना, त्वरण जो है क्या है, एसआई पद्धति का मात्रक है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तथा उष्मा कार्य तथा ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और होता है क्या, ए बराबर, ठीक है ना, यानी कि त्वरण बराबर F/m, ठीक है ना, यानी F मतलब हो गया क्या, न्यूटन, यानी बल का मात्रा क्या हो गया, न्यूटन, और m जो हो गया क्या हो गया, केजी, जो कि द्रव्यमान आपका हो गया, तो न्यूटन प्रति केजी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के जो आवेश है उसका निर्धारण किसने किया था ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, किसके द्वारा, मिलीकॉन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलीकॉन के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का निर्धारण मिलीकॉन ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है, तो परमाणु में अवस्थित जो सबसे हल्का कण है वो कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यानी कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण होता है, ठीक है। चलिए परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है। यह प्रोटॉन के भार का 1836वां भाग होता है, ठीक है ना, यानी कि प्रोटॉन का जो भार है उसके 1836वां भाग है, ठीक है ना, भाग होता है कौन, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भी आप पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि फोटॉन, फोटॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो फोटॉन एक द्रव्यमान रहित मूलकण है, यानी फोटॉन में द्रव्यमान नहीं होता है, इसलिए विभाजित नहीं कर सकते। यह स्वयं विभाज्य नहीं है, अपितु अन्य कणों के साथ परस्पर संबंध होने पर फोटॉन की ऊर्जा में अंतरण हो सकता है, यानी कि बदल सकता है। और यह जो होता है विद्युत उदासीन कण है, ठीक है ना, यानी फोटॉन जो होता है क्या होता है, विद्युत उदासीन कण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 CaOH, ठीक है ना, किसका रासायनिक सूत्र है ये बताना है, ठीक है ना। तो CaOH किसका रासायनिक सूत्र होता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि किसे होता है, तो स्केलेड लाइम का, ठीक है ना, स्केलेड लाइम, ठीक है ना, स्केलेड लाइम जिसे बुझा चूना भी बोलते हैं, ठीक है ना, CaOH, ठीक है ना, जो कि बुझे चूने का रासायनिक सूत्र है, जिसे इंग्लिश में स्केलेड लाइम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्केलेड लाइम को ही बुझा चूना भी बोलते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों नाम, क्योंकि कभी हिंदी कभी इंग्लिश प्रश्न बनते रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पदार्थ के आवधिक भार की गणना डैश का मापन करने के लिए किया जाता है, यानी किया जा सकता है ये बताना, ठीक है ना। तो पदार्थ की आवधिक भार की गणना डैश का मापन करके की जा सकती है, यानी किसके मापन करके किया जा सकता है ये बताना है, ठीक है। तो पदार्थ का आवधिक भार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि वाष्प की सांद्रता
को माप कर, ठीक है ना, यानी पदार्थ के आणविक भार की जो गणना है वाष्प की सांद्रता का मापन करके किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, एक्सप्लेनेशन है, किसी पदार्थ का जो अनुभार होता है उसकी वाष्प की सांद्रता यानी कि वाष्प घनत्व के दोगुने के बराबर होता है। क्या होता है? दोगुने के बराबर होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, हैलोजन कांच पर प्रहार करती है, ठीक है ना। तो हैलोजन कांच पर प्रहार करती है तो निम्न में से किस पर करता है या कौन करता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि फ्लोरीन, यानी हैलोजन कांच पर प्रहार करती है तो फ्लोरीन के द्वारा करता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। फ्लोरीन कांच पर प्रहार करती है, क्या करता है? फ्लोरीन जो है वो कांच पर प्रहार करता है, इसलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड जिसे HF होता है, क्या इसका संकेत होता है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड को। हाइड्रोजन फ्लोराइड को कांच की बोतल में नहीं रखते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन फ्लोराइड को क्या बोलते हैं? कांच की बोतल में नहीं रखते हैं, तथा हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF का उपयोग कांच की खुदाई अथवा कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। यानी कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन तो लिखे ही नहीं, 18 नंबर ये रहेगा, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये गलत हो गया। एक सोर्स प्रोग्राम है, ठीक है ना, एक सोर्स प्रोग्राम है, क्या है ये बताना, ठीक है ना। तो एक सोर्स प्रोग्राम किस प्रकार का प्रोग्राम है या क्या इसका काम है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण करना सोर्स प्रोग्राम का कार्य है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए, बोल रहा है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर, ठीक है ना, सोर्स प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है ना। यानी जो उच्च स्तर भाषा में लिखा रहता है उसे मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है, उसे सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। मशीनी भाषा में रूपांतर करने के बाद इसे पंक्तिबद्ध तरीके से कंप्यूटर के कीबोर्ड की सहायता से टाइप कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना, उल्टा पुल्टा सब लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसी तत्व के, ठीक है ना, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार जो है वो भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग हो, वे कहलाते हैं। यानी कि उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होता है लेकिन परमाणु भार जो है वो भिन्न भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो परमाणु भिन्न भिन्न होता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, उसे समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है ना, समस्थानिक, यानी कि उसका स्थान यानी कि संख्या जो रहता है वो क्या रहता है? समान रहता है, और भार जो रहता है वो क्या रहता है? भिन्न भिन्न रहता है, ठीक है ना। और यदि भार समान रहेगा तो समभारिक हो जाएगा, ठीक है ना, समभारिक, यानी कि इसमें भार समान रहता है, और भार समान नहीं रहेगा तो उसे समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं हो गया, ध्यान रखिएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। ऐसे परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो होते हैं क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है और परमाणु संख्या जो होता है उसमें क्या होता है? समान होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में डैश के लिए लगाए जाते हैं। यानी मल्टीमीडिया जो उपकरण होता है वो कंप्यूटर में किस लिए लगाया जाता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि मनोरंजन के लिए, यानी कि मल्टीमीडिया जो उपकरण है वो मनोरंजन के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना, किसमें? कंप्यूटर में। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। वस्तुतः मल्टीमीडिया जो है संयुक्त रूप से पाठ्य सामग्री, चित्र, भव्य दृश्य, एनिमेशन, सिमुलेशन या प्रतिकृति तथा आपसी संपर्क में कंप्यूटर के माध्यम से किए जाने वाले उपयोग के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि मल्टीमीडिया जब यूज करते हैं तो अपन लोग गाना वीडियो वगैरह देखते हैं तो इसके लिए उपयोग करते हैं, यानी कि मनोरंजन के उद्देश्य से यूज करते हैं मल्टीमीडिया को, किसमें? उपकरण कंप्यूटर में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इधर नंबरिंग गलत हो गया है, ठीक है ना। कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है ये बताना है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में विंडोज को क्या कहते हैं या कौन सा स्थान है? तो सॉफ्टवेयर का स्थान है, ठीक है ना। तो विंडोज एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये था कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है ना।
तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो यार यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और ये क्लास जो आपको साइंस को देखने को मिलते हैं ये आपको सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक रेगुलर सुबह 6:30 बजे यानी कि 6:30 AM पर आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाता है अपने चैनल पर, ठीक है ना। और बाकी जो 2 दिन है उसमें अपन लोग मैथमेटिक्स भी देखते चलते हैं, ठीक है ना। तो 2 दिन आपको मैथ की भी क्लास चलते हैं और बाकी दिन आपको साइंस की क्लास चलेगा, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे कि मैथ की कुछ और वीडियो आपको डाल दिया करें, ठीक है ना। लेकिन टाइम की कभी कभी दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपको कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।